Hello, my dear students. I hope you are all well at your place. In this video lecture, we take some MCQ based on the chapter Work, Power and Energy. Question number 1. In uniform circular motion, the work done by the centripetal force is A option greater than 0, what smaller than infinite. B option infinite, C option 0, D none of these. In this question बॉडी जो है उसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो इन दैट केस जो वर्क डन होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा वो हमने निकालना है. सो लेट अस सी हाउ वी कैन फाइंड द वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इन दिस क्वेश्चन. When a body moves in a circular path, a force acts toward the center of circular path that is known as the centripetal force. जब कोई बॉडी जो सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगती है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. उसको मैंने यहाँ पे एफ सी के साथ लिखा है. और डिस्प्लेसमेंट मान लो ये हमारे पास एस इन दिस डायरेक्शन है, और डिस्प्लेसमेंट और सेंट्रीपिटल फोर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री का है. तो हम जानते हैं, वी नो दैट, हमने क्या है इन दिस क्वेश्चन वर्क डन निकालना है. तो वर्क डन किसके बराबर होता है? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो हियर फोर्स एफ सी और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारे पास एस कॉस थीटा, और दिस इज इक्वल टू एफ सी एस कॉस थीटा कितना है 90 डिग्री. और जो कॉस 90 होता है, कॉस 90 डिग्री किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है. दिस इज इक्वल टू 0. तो वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0. सी इज द करेक्ट ऑप्शन 0. द वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0. क्वेश्चन नंबर 2. द वर्क डन बाय ए फोर्स एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 6 x cube I cap Newton is displacing a particle from x is equal to 4 meter to x is equal to minus 2 meter is A option minus 240 joule, B option 240 joule, C option minus 360 joule, D option 360 joule, and E option is 408 joule. क्वेश्चन में गिवन है कोई पार्टिकल है, उसके ऊपर फोर्स लगाई जा रही है -6 x क्यूब आई न्यूटन की, और जो पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है फ्रॉम 4 मीटर टू -2 मीटर. सो इन दिस केस जो वर्क डन बनेगा वो हमने निकालना है. एक्सप्लेनेशन गिवन है हमारे पास फोर्स F इज इक्वल टू -6 x क्यूब आई कैप न्यूटन, और जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का फ्रॉम x इज इक्वल टू 4 मीटर टू x इज इक्वल टू -2 मीटर. सो वी नो दैट वर्क डन किसका होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. dw इज इक्वल टू एफ डी एक्स हो जाएगा. अभी यहाँ पे हमारे पास ये लिमिट दी है 4 मीटर टू -2 मीटर. तो दिस इज इक्वल टू, अभी जो ये है इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे 4 टू -2 लिमिट लेके 6x क्यूब dx. अभी जो इंटीग्रेशन होगी -6x क्यूब की, तो पहले यहाँ पे जो -6 है वो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, 4 -2 x की क्यूब dx. हमारे पास जो इंटीग्रेशन होती है x dx वो होती है हमारे पास x की n+1 ओवर n+1. तो यहाँ पे x का क्यूब है, तो इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx किसके बराबर हो जाएगा? x की n कितना यहाँ पे 3+1 ओवर 3+1. दिस इज इक्वल टू x की 4 ओवर 4 हो जाएगा. एट दिस इज इक्वल टू -6
अभी इंटीग्रेशन x की 4/4 लिमिट हमारे पास आ जाएगी 4 to -2। अभी हम पहले अपर लिमिट भरेंगे और माइनस फिर लोअर लिमिट, तो ये जाएगा -x। अब ये 4 है, इसको मैंने बाहर निकाल लिया। यहाँ पे x की जगह हम भर देंगे -2 अपर लिमिट, -2 की 4 माइनस लोअर लिमिट क्या है 4 है, तो x की जगह 4 भर देंगे, 4 की 4। दिस इज इक्वल टू -6/4 और ये 2 की 4 मतलब 2 to the 4 to the 8 to the 16 आ जाएगा, और 4 × 4 16, दिस इज इक्वल टू 256 आ जाएगा। इसकी कटिंग कर देंगे तो यहाँ पे 3 to the 6 2 to the 4, दिस इज इक्वल टू -3/2 और 256 में से 16 माइनस कर देंगे तो बन जाएगा 240। कटिंग फिर हो जाएगी, 2 1 2 2 2 4 0 का 0 जाएगा। दिस इज इक्वल टू -2 प्लस हो जाएगा 12 3 36, तो ये बन जाएगा 360 जूल। सो वर्क डन कितना आ जाएगा 360 जूल। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन 360 जूल। क्वेश्चन नंबर 3, a body of mass 3 kilogram is under a constant force which causes a displacement s in meter. In it is given by s is equal to 1/3 t square, where t is in second. Work done by the force in 2 seconds is A option 5/19 joule, B option 19/5 joule, C option 8/3 joule, D option 3/8 जूल। एक बॉडी है जिसका मास 3 किलोग्राम है और उसके ऊपर जो है कांस्टेंट फोर्स जो है एक्ट कर रही है, और जिसके कारण क्या हो रहा है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एस, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो मीटर में हो रहा है, और उसके लिए एक इक्वेशन दी गई है एस इज इक्वल टू 1/3 टी स्क्वेयर, वेयर जहाँ पे जो टी जो है वो सेकंड में है, तो हमने क्या निकालना है वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 सेकंड। तो इस फोर्स के द्वारा 2 सेकंड में जितना भी वर्क डन होगा वो हमने निकालना है। एक्सप्लेनेशन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर है 1/3 टी स्क्वेयर के बराबर। सो यहाँ से हम वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी होती है द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज इक्वल टू d/dt ऑफ, और s की वैल्यू हम भर लेंगे 1/3 टी स्क्वेयर। दिस इज इक्वल टू, अभी 1/3 जो है वो डिफ्रेंशिएशन से बाहर आ जाएगी, तो यहाँ पे टी स्क्वेयर। दिस इज इक्वल टू, अभी जो डेरिवेटिव होता है dy/dx ऑफ x की n, ये हमारे पास आता है n x की n-1। तो यहाँ पे t है, तो और n यहाँ पे x की जगह t है और n कितना है 2 है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास 1/3, और ये आ जाएगा ×2 और t की 2-1। दिस इज इक्वल टू 1/3 2 × t की 2-1 1, दिस इज इक्वल टू 2/3 ऑफ t। तो ये आ गई हमारे पास वेलोसिटी। अभी हमने निकालना है वर्क डन। वर्क डन किसके और हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और दिस इज इक्वल टू हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², और दिस इज इक्वल टू हाफ, और जो हमारे पास मास है, मास गिवन है क्वेश्चन में 3 kg है, और v की हमने वैल्यू निकाली है 2/3 t, तो यहाँ पे भर देंगे 2/3 t का स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1/2 × 3, अभी इसका स्क्वायर है तो मतलब 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 2/3 t × 2/3 t। अब कटिंग जो होती है कटिंग कर देंगे, 2 के साथ 2, 3 के साथ 3, और हमारे पास बच गया 2/3 t × t स्क्वायर। अभी बाद में पूछा गया है वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 सेकंड। जब टाइम 2 सेकंड होगा तो यहाँ पे भर देंगे 2/3
टी की जगह 2 भर दिया, 2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 टू द 4 टू द 8/3 जूल। तो वर्क डन कितना जाएगा, 8/3 जूल। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 8/3 जूल। Question number 4. A block of mass 10 kilogram is moving in x direction with a constant speed of 10 meter per second. It is subjected to a retarding force F is equal to minus 0.1 x joule per meter during its travel from x is equal to 20 meter to x is equal to 30 meter. Its final kinetic energy will be A option 475 joule, B option 450 joule, C option 275 joule, D option 250 joule। एक ब्लॉक जो है जिसका मास 10 kg है वो x डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड के साथ। देन उसके ऊपर एक रिटार्डिंग फोर्स जो है -0.1 x जूल पर मीटर लग रही है। किस टाइम इंटरवल के बीच में, तो टाइम इंटरवल कौन सा दिया हुआ है, 20 मीटर टू 30 मीटर। और जो उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो हमने निकालनी है। एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन में गिवन है जो मास ऑफ ब्लॉक है उसको हमने m के साथ लिख लिया, कितना 10 kg, और उसकी जो इनिशियल कांस्टेंट स्पीड दी गई है कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, और उसके बाद उसके ऊपर एक रिटार्डिंग फोर्स लगती है, मतलब f किसके और कितनी दी हुई है -0.1 x, और ड्यूरिंग जिस टाइम इंटरवल पे लगती है वो क्या है हमारे पास x इज इक्वल टू 20 मीटर टू x इज इक्वल टू 30 मीटर। इस डिस्टेंस का जो इंटरवल है इसमें ये हमारे पास रिटार्डिंग फोर्स उसके ऊपर लग रही है कितनी, f इज इक्वल टू -0.1 x। तो हमने निकालना है काइनेटिक एनर्जी। सो यहाँ पे हम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। जो वर्क एनर्जी थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो वर्क डन होता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है ना, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमने निकालनी है, और जो इनिशियल है उसके लिए हो जाएगा ½ m/u², ठीक है। और जो रिटार्डिंग फोर्स लग रही है इस इंटरवल में, तो यहाँ पे जो वर्क डन आ जाएगा उसके लिए हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इंटरवल दिया है हमारे पास 20 to 30, इसके बीच में लग रही है वो, और ये हमारे पास आ जाएगी -0.1 x dx, और दिस इज इक्वल टू kf -½ मास कितना है 10, और u कितना है हमारे पास 10, तो ये भी आ जाएगा 10 का स्क्वायर। सो यहाँ पे -0.1 हमने बाहर निकाल लिया, अंदर आ जाएगा 20 to 30 x dx, दिस इज इक्वल टू kf माइनस, अभी यहाँ पे 2 5 द 10, 10 10 द 100 बन जाएगा, 100 5 द 500 बन जाएगा ये, ठीक है। अभी दिस इज इक्वल टू -0.1, और इसकी इंटीग्रेशन होगी x की x²/2, और लिमिट आ जाएगी 20 to 30, दिस इज इक्वल टू kf -500। सो अभी वैल्यू भर देंगे 0.1 और 2 हम बाहर निकाले थे, 2 बाहर आ गया। यहाँ पे अपर लिमिट पहले 30 का स्क्वायर माइनस अभी लोअर लिमिट 20 है ना, 20 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू kf -500 -0.1/2, 30 × 30 900, और 20 20 400, दिस इज इक्वल टू kf -500 -0.1/2
और 900 माइनस 400 ये बन जाएगा 500 इक्वल टू के एफ माइनस 500। ठीक है, कटिंग कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 250। ठीक है, अभी 250 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 के साथ तो ये बन जाएगा -25। दिस इज इक्वल टू के एफ माइनस 500। फिर 500 को इस साइड लेके जाएंगे तो के एफ इज इक्वल टू 500 प्लस को जाएंगे -25, तो के एफ इज इक्वल टू 475 जूल। तो वर्क डन कितना जाएगा 475 जूल। सो इन दिस वे ए इज द करेक्ट ऑप्शन 475 जूल। Question number 5. Force F on a particle moving in a straight line varies with distance d as shown in the figure. The work done on the particle during its displacement of 12 meter is A option 18 joule, B option 21 joule, C option 26 joule, D option 13 joule. क्वेश्चन में गिवन है एक पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो ग्राफ बन रहा है वो हमारे पास डायग्राम में दिया है। तो हमने जो वर्क डन निकालना है पार्टिकल का जब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 12 मीटर है। एक्सप्लेनेशन, हमने इन दिस केस जो वर्क डन निकालना है तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो जो वर्क डन होगा वो किसके बाद आ जाएगा, जो एरिया होगा अंडर एफ और डी इसके बीच में। तो हमारे पास एरिया कौन सा आएगा, ये बड़ा एरिया प्लस ये बड़ा एरिया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रही है और ये ट्राइंगल। ठीक है, सो यहाँ से यहाँ तक ये कितना आ गया 2, मतलब इसकी ये, और यहाँ से यहाँ से 3 और 7 के बीच में कितना डिफरेंस 4 का है, तो ये आ गया 4, और 7 और 12 के बीच में 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे रेक्टेंगल की लेंथ जो है मान लो आपके पास ये 4 आ रही है और ब्रेथ जो है आपके पास 2 आ रही है, और जो ट्राइंगल आ गई उसका बेस आ गया 5 और हाइट कितनी आ गई 2। तो वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू एरिया अंडर एफ डी ग्राफ, और एफ डी ग्राफ में इक्वल टू हो जाएगा ये रेक्टेंगल का एरिया क्या जाएगा 2 × 4 प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल 1/2 मल्टीप्लाई बेस 5 आ गया, हाइट 2 आ गई। दिस इज इक्वल टू 4 to the 8 कटिंग हो जाएगी 5, दिस इज इक्वल टू 13 जूल। वर्क डन आ जाएगा 13 जूल। सो इन दिस वे डी इज द करेक्ट ऑप्शन 13 जूल। क्वेश्चन नंबर 6. An engine pumps water continuously through a hose. Water leaves the hose with a velocity v and mass m is the mass per unit length of the water jet. What is the rate at which kinetic energy is imparted to water? A option half m square v square, B option half m v cube, C option m v cube, D option half mb square. Explanation, we know that kinetic energy equal to half mb square. This is equation number 1. जो kinetic energy के लिए रिलेशन होता है हाफ mb square। अभी जो डिफ्रेंशिएट करेंगे हम इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड। अभी हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो यह जाएगा हमारे पास dk/dt इक्वल टू dy/dt ऑफ हाफ mv स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू हाफ बार आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास dmy/dt v स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू हाफ, थोड़ा हम इसको रीअरेंज करेंगे, क्या करेंगे dx के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और dx के साथ ही डिवाइड बाई कर देंगे। दिस इज इक्वल टू हाफ dm/dx, और इधर बन जाएगा dx/dt v स्क्वायर। इसलिए हमने ये dx और dx के साथ
मल्टीप्लाई डिवाइड किया, क्योंकि हमारे पास आ जाएगा dx/dt, मतलब द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। x क्या डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू हाफ dm/x, इसको हम m लिख देंगे, और यहाँ पे dx/dt ये बन जाएगा v मल्टीप्लाई v का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू हाफ mv³। B is the correct option, half mv³. The rate at which kinetic energy is imparted to the water is half mv³. Question number 7. An electron initially at rest is accelerated through potential difference of 1 volt. The energy acquired by the electron is A option 1 joule, B option 10 raised to power minus 19 joule, C option 1.6 into 10 raised to power minus 19 arc, D option 1.6 into 10 raised to power minus 19 जूल। क्वेश्चन में गिवन है एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इनिशियली रेस्ट में है, फिर उसके बाद वो एक्सेलरेट करता है थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट के। तो जो एनर्जी एक्वायर करेगा इलेक्ट्रॉन्स, वो हमने इस क्वेश्चन में निकालनी है। एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन में गिवन है एक इलेक्ट्रॉन है जो इनिशियली रेस्ट में है, फिर उसके बाद वो एक्सेलरेट करना शुरू करता है थ्रू पोटेंशियल 1 वोल्ट। मतलब पोटेंशियल कितना है 1 वोल्ट। हमने क्या करना है, एनर्जी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, जो एनर्जी गेन करेगा इलेक्ट्रॉन वो निकालनी है। वी नो दैट E इज इक्वल टू EV, और दिस इज इक्वल टू E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो आ जाएगा 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम, और पोटेंशियल कितना है 1 वोल्ट। सो दिस इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 जूल। तो एनर्जी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 जूल। D is the correct option, 1.6 into 10 raised to power minus 19 joule. Question number 8. A spring when stretched through 1 centimeter possesses a potential energy U. If the extension of the spring becomes 4 centimeter, its potential energy is A option U, B option 8U, C option 16U, D ऑप्शन 32U। क्वेश्चन में गिवन है एक स्प्रिंग जो है जब हम उसको 1 सेंटीमीटर स्ट्रेच करते हैं तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होती है U होती है। जब एक्सटेंशन जो है वो स्प्रिंग में 4 सेंटीमीटर हो जाएगी तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये हमने निकालनी है इन दिस क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन में गिवन है एक स्प्रिंग दिया हुआ है और जो फर्स्ट सिचुएशन दी गई है उसमें अगर हम इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, मतलब अभी पहले यहाँ पे मेन पोजीशन थी इसकी, इसको हमने स्ट्रेच किया और इसकी लेंथ कितनी होगी, जिसमें एक्सटेंशन आया 1 सेंटीमीटर। तो इन दैट केस जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है U के बराबर। मान लो सेकंड सिचुएशन में दिया हुआ है कि अगर हम उस स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं और उसमें एक्सटेंशन कितना आता है 4 सेंटीमीटर का, तो इन दैट केस जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी वो हमने निकालनी है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इन केस ऑफ स्प्रिंग वो किसका होती है, U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। के स्प्रिंग कांस्टेंट होता है और एक्स जो है एक्सटेंशन आ रहा है इसमें जो। ठीक है, तो जो फर्स्ट सिचुएशन के अनुसार जब x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है तो इन दैट केस जो पोटेंशियल एनर्जी U किसके हो जाएगी 1/2 के x की जगह 1 भर दिया 1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू k/2। दिस इम्प्लाइज, थोड़ा इसको रीअरेंज कर देते हैं, तो k किसके हो जाएगा 2U के बराबर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अभी जो सेकंड सिचुएशन है जब आपके पास x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है तो इन दैट केस हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं U डैश बनती है, दिस इज इक्वल टू हाफ के, अभी x की जगह आ गया 4 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू हाफ
k 4 4 द 16, तो इधर 2 8 द 16, दिस इज इक्वल टू 8k बन जाएगा। अभी हम k की वैल्यू पर देते हैं, k कितना है 2u, दिस इज इक्वल टू 16u बन जाएगा। तो जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी जब उसकी लेंथ कितनी इंक्रीज हुई 4 सेंटीमीटर, वो कितनी होगी 16 टाइम्स द प्रीवियस पोटेंशियल एनर्जी। C is the correct option, 16u. Question number 9. In elastic collision, 100% energy transfer takes place when A option m1 equal to m2, B option m1 greater than m2, C option m1 less than m2, D option m1 is equal to 2m2। क्वेश्चन में गिवन है कोलिजन किस तरह का है, इलास्टिक कोलिजन है, और जो 100% एनर्जी ट्रांसफ़र होगी तो क्या होगा कि m1 m2 के इक्वल होगा, या फिर m1 ग्रेटर देन m2 होगा, या फिर m1 लेस देन m2 होगा, या m1 किसके बराबर होगा ट्वाइस ऑफ m2 के। सो लेट अस सी explanation। We know that during elastic collision colliding body interchange their velocities if masses of colliding bodies are equal। जैसा कि हम जानते हैं जब इलास्टिक कोलिजन होता है तो जो दो बॉडी आपस में कोलाइड करती हैं वो इंटरचेंज करेंगी अपनी वेलोसिटी को, अगर उन बॉडी का जो मास जो होगा वो इक्वल होगा। सो इन इलास्टिक कोलिजन में 100% एनर्जी ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस अगर उन दोनों बॉडी का जो मास जो है वो इक्वल होगा। सो हियर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, m1 इज इक्वल टू m2। क्वेश्चन नंबर 10। ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी फॉर 3 seconds and the corresponding displacement is 6 meter. The power of the source is A option 50 watt, B option 40 watt, C option 30 watt, D option 20 watt। इन दिस क्वेश्चन कोई बॉडी है जिसके ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स जो अप्लाई हो रही है कितने सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए, और जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 6 मीटर आ रहा है, तो उसकी जो पावर होगी सोर्स की वो हमने निकाल ली है इन दिस क्वेश्चन। सो लेट अस सी हाउ वी कैन फाइंड द पावर। एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन में गिवन है जो फोर्स है किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है, हमारे पास 10 न्यूटन है और कितने टाइम के लिए लग रही है वो 3 सेकंड, और जो उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मान लेते हैं वो एस के साथ उसको हमने लिख लिया, कितना आ रहा है 6 मीटर का, तो हमने पावर निकालनी है। तो हमारे पास ये सारी फिजिकल क्वांटिटी गिवन है तो हमने पावर निकालनी, तो पावर के लिए रिलेशन होता है अगर फोर्स मल्टीप्लाई वेलोसिटी, P इज इक्वल टू एफ बी हो गया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे हम पहले फोर्स तो हमें पता है, वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे हमारे पास 6 टाइम कितना 3, दिस इज इक्वल टू यह जाएगा 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, क्लियर। तो इस तरह से हम पावर निकाल देंगे, तो पावर इज इक्वल टू फोर्स कितनी आ गई 10 और जो वेलोसिटी 2, दिस इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा 20 वॉट। D is the correct option, 20 watt. A force of 10 Newton is applied on a body for 3 seconds, then displacement is 6 meter, then the power of the source is 20 watt. Question number 11. A spacecraft of mass m and moving with velocity v suddenly breaks into 2 pieces of same mass m. After the explosion, one of the mass m becomes stationary. What is the velocity of other part of craft? A option capital M v over capital M minus m, B option v, C option capital M v over small m, D option
कैपिटल M माइनस स्मॉल m ओवर स्मॉल m मल्टीप्लाई v। क्वेश्चन में गिवन है एक स्पेसक्राफ्ट है जिसका मास कैपिटल M है और वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v के साथ। सडनली क्या होता है कि वो दो पीसीज में टूट जाता है और दोनों पीसीज का मास जो है वो इक्वल है और कितना दिया है वो स्मॉल m। आफ्टर एक्सप्लोजन जो वन मास जो है वो स्टेशनरी हो गया, तो दूसरा जो मास का पीस जो है वो कितनी वेलोसिटी के साथ मूव करेगा वो हमने निकालना है। एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन में गिवन है एक स्पेसक्राफ्ट है जिसका मास मैंने कैपिटल M ले लिया है और वो विद मूव कर रहा है वेलोसिटी कैपिटल V के साथ। फिर उसके बाद होता है क्या होता है कि एक्सप्लोजन हो जाता है, एक्सप्लोजन टेक्स प्लेस। तो उसके कारण क्या होता है दो पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाता है और दोनों पार्ट्स का जो मास है वो इक्वल है। सो इसलिए मैंने यहाँ पे स्मॉल m ले लिया है। ये जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट जो है वो रेस्ट में आ जाता है और दूसरा पार्ट जो है वो विद सम वेलोसिटी v मूव करता है। मान लो वो मैंने वेलोसिटी इसकी v2 ले ली और पहले पार्ट की v1। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जो वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी के साथ जो सेकंड पार्ट है मूव करेगा वो हमने निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा देंगे। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ द बॉडी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द बॉडी आफ्टर कोलिजन होता है। तो यहाँ पे जब स्पेसक्राफ्ट का जो मोमेंटम होगा एक्सप्लोजन से पहले वो mv हो जाएगा इक्वल टू, एक्सप्लोजन के बाद दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो मोमेंट हो गया mv1 प्लस mv2। अभी v1 जो है फर्स्ट पार्ट की वेलोसिटी 0 है तो हमारे पास आ जाएगा mv इज इक्वल टू mv2 और v2 इज इक्वल टू कैपिटल mv ओवर m। तो ये इस वेलोसिटी के साथ वो मूव करेगा उसका सेकंड पार्ट स्पेसक्राफ्ट का। सो हियर इन दिस क्वेश्चन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। द वेलोसिटी ऑफ द अदर पार्ट इज mv ओवर m। क्वेश्चन नंबर 12, a body has uniform circular motion. Which of the quantity of the body will remain the same? A option velocity, B momentum, C kinetic energy, D both velocity and momentum। इस क्वेश्चन में गिवन है एक बॉडी जो है उसका मोशन किस तरह का है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो कौन सी क्वांटिटी होगी बॉडी की वो रिमेन सेम रहेगी, क्या उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी या मोमेंटम सेम रहेगा या काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी या बोथ वेलोसिटी एंड मोमेंटम। वी नो दैट इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द स्पीड ऑफ ए बॉडी रिमेन कांस्टेंट, सो दैट्स वाई काइनेटिक एनर्जी रिमेन द सेम। जैसा कि हम जानते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो बॉडी की स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है, तो इसके कारण क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो सेम रहेगी। सो हियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, काइनेटिक एनर्जी। अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी रिमेन द सेम। क्वेश्चन नंबर 13, a particle of mass m moving with the velocity v strikes a stationary particle of mass 2m and sticks to it. The speed of the system will v. A option v over 2, B option 2v, C option v over 3, D option 3v। क्वेश्चन में गिवन है एक पार्टिकल है जिसका मास m है और वो मूव कर रहा है वेलोसिटी के साथ b वेलोसिटी के साथ और स्ट्राइक करता है वो किसी स्टेशनरी पार्टिकल के साथ जिसका मास 2m है और उसके साथ वो स्टिक कर जाता है। देन जो सिस्टम बना उसकी स्पीड क्या होगी वो हमने निकालनी है। एक्सप्लेनेशन, हमारे पास गिवन है दो पार्टिकल हैं। एक पार्टिकल जो है जिसका मास m है वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v और दूसरा जो पार्टिकल है उसका मास 2m है बट वो
स्टेशनरी पार्टिकल, मतलब वो रेस्ट में है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम वो दोनों आपस में कोलाइड करते हैं, तो क्या होगा, वो दोनों आपस में स्टिक कर जाते हैं और एक वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देते हैं, वो हमने मान ली कैपिटल V। तो इन दोनों का मास, कंबाइंड मास हो जाएगा m+2m। तो हमने क्या करना है कि जो जब ये दोनों आपस में स्टिक कर जाएंगे और एक वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे, तो वो हमने जो स्पीड है सिस्टम की वो निकालनी है। सो इसके लिए हम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि जो मोमेंटम होगा बॉडी का आफ्टर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द बॉडी बिफोर कोलिजन। तो यहाँ पे मोमेंटम हमें पता है इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जो मोमेंटम ऑफ बॉडी बिफोर कोलिजन होगा, ये तो रेस्ट में है, इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, तो इसका मोमेंटम जीरो हो गया और इसका क्या हो जाएगा mv इज इक्वल टू, अभी ये दोनों इकट्ठे मूव कर रहे हैं तो इनका जो मास हो जाएगा m+2m और वेलोसिटी v। तो अब हम थोड़ा इसको रीअरेंज करेंगे, तो mv इज इक्वल टू ये बनेगा 2 + 1 3mv, और दिस इम्प्लाइज v इज इक्वल टू mv, ये 3m इस साइड डिवाइड हो जाएगा ओवर 3m कट जाएगा। दिस इम्प्लाइज जो स्पीड होगी सिस्टम की, दिस इज इक्वल टू v/3। C is the correct option, v/3. The speed of the system will be v/3. Question number 14. Electron volt is the unit of A option charge, B option voltage, C option energy, D option acceleration। क्वेश्चन में गिवन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके यूनिट होते हैं। हमारे पास 4 फिजिकल क्वांटिटी दी गई है। फर्स्ट जो है चार्ज, दूसरी वोल्टेज दी गई है, तीसरी एनर्जी और फोर्थ वन जो एक्सेलरेशन है। जैसा कि हम जानते हैं चार्ज के यूनिट होते हैं कूलम, वोल्टेज के होते हैं वोल्ट, एक्सेलरेशन के होते हैं मीटर पर सेकंड। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होंगे वो यूनिट होंगे एनर्जी के। सो हियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 15. Two masses of 1 gram and 4 gram moving with equal kinetic energies. The ratio of the magnitude of their momentum is A option √2:1, B option 1:2, C option 4:1, D option 1:60। इस क्वेश्चन में 2 मासेस दिए गए हैं। जो फर्स्ट मास है वो 1 ग्राम है, जो सेकंड है 4 ग्राम है, और वो दोनों मूव कर रहे हैं विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो जो उनका मैग्नीट्यूड होगा किसका, मोमेंटम का, उसकी रेशो हमने निकालनी है। एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन में गिवन है 2 मासेस हैं, एक 1 ग्राम है दूसरा 4 ग्राम है, और वो दोनों मूव कर रहे हैं विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी। सो हमने फाइंड आउट करना है रेशो ऑफ देयर मोमेंटम। तो वी नो दैट मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में एक रिलेशन होता है, P इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2m ke, मतलब काइनेटिक एनर्जी। सो बॉडी ए का मोमेंटम P1, दूसरी का मान लेते हैं P2, P1/P2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, जब सॉल्व करेंगे m1/m2 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, दिस इज इक्वल टू 1/2। सो उनके मोमेंटम का जो
रेशो आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 1:2. So here B is the correct option, 1:2. When two masses of 1 kg and 4 kg moving with the equal kinetic energy, then the ratio of their magnitude of their momentum is 1:2. Question number 16. A bus and car have the same momentum. If kinetic energy of bus is K1 and the kinetic energy of the car is K2, then A option K1 is equal to K2, B option K1 less than K2, C option K1 greater than K2, D option K1 greater than equal to K2. क्वेश्चन में गिवन है एक बस और कार, और इन दोनों का जो मोमेंटम है वो सेम है. अगर हमारे पास जो बस है उसकी काइनेटिक एनर्जी K1 है और जो कार है उसकी काइनेटिक एनर्जी K2 है, देन ए ऑप्शन में दिया हुआ है कि जो काइनेटिक एनर्जी बस और कार की दोनों की इक्वल होगी. बी ऑप्शन में है जो काइनेटिक एनर्जी बस की है वो लेस देन कार की होगी. जो तीसरी ऑप्शन है उसमें दिया हुआ है जो बस की काइनेटिक एनर्जी है वो ग्रेटर देन होगी कार की, या फिर जो काइनेटिक एनर्जी होगी बस की वो ग्रेटर देन या इक्वल टू होगी कार के. जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमारे पास होती है p²/2m. सिंस p इज सेम फॉर बोथ द बस एंड कार, सो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, मतलब k is inversely proportional to 1/m. As the mass of car is less than that of mass of the bus, so K2 greater than K1 or K1 less than K2. So here B is the correct option, K1 less than K2. A bus or a car have the same momentum. If the kinetic energy of the bus is K1 and the kinetic energy of car is K2, then the kinetic energy of bus is less than kinetic energy of the car. Question number 17. If a spring of spring constant K is stretched by a length x under tension T, the energy stored is A option 2T over K square, B option T square over 2K, C option 2T square by K, D ऑप्शन 2K over T स्क्वेयर. इस क्वेश्चन में एक स्प्रिंग गिवन है और जो स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K हमारे पास गिवन है और हम उसको स्ट्रेच करते हैं x लेंथ तक स्प्रिंग को, और उसमें जो टेंशन आती है वो T आ रही है, तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी वो हमने फाइंड आउट करना है. सो लेट अस सी हाउ वी कैन फाइंड द एनर्जी स्टोर in case of a spring whose spring constant is K and stretched by a length x under the tension T. Explanation: we know that energy stored in spring equal to half kx square. What एक्स स्क्वायर होता है, दिस इज इक्वल टू टी ओवर के. सो एनर्जी स्टोर्ड इक्वल टू 1/2 के. एक्स की जगह आ जाएगा हमारे पास टी ओवर के का स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 1/2 के, इधर जाएगा टी स्क्वायर ओवर के स्क्वायर. स्क्वायर के साथ ही के कैंसिल हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन 2K. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, टी स्क्वायर ओवर 2K. क्वेश्चन नंबर 18. द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग when stretched through 10 centimeter is 5 joule.
द वर्क डन टू स्ट्रेच द स्प्रिंग थ्रू एन एडिशनल डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इज ए ऑप्शन 20 जूल, बी ऑप्शन 15 जूल, सी ऑप्शन 25 जूल, डी ऑप्शन 10 जूल। इस क्वेश्चन में गिवन है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है स्प्रिंग की, जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं 10 सेंटीमीटर तो कितनी आती है 5 जूल। और जो वर्क डन होगा टू स्ट्रेच द स्प्रिंग थ्रू एन एडिशनल डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इज, अगर हम उसको और 10 सेंटीमीटर लेंथ तक स्ट्रेच कर देते हैं तो जो वर्क डन होगा वो कितना आएगा, वो हमने निकालना है। एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन में गिवन है एक स्प्रिंग है, मान लो इनिशियली वो इस तरह से है, जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं तो इसमें जो एक्सटेंशन आती है 10 सेंटीमीटर की आती है, और एट दैट टाइम्स उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है हमारे पास 5 जूल। हमने इस क्वेश्चन में निकालना है वर्क डन टू स्ट्रेच द स्प्रिंग थ्रू एन एडिशनल डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। जब हम और उसको 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच करेंगे तो उसके लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो निकालेंगे। सो हम जानते हैं कि जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है इन केस ऑफ स्प्रिंग, U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वेयर, और वो कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अभी x जो है 10 सेंटीमीटर है, इसके मीटर बढ़ाने हैं तो 10 बाई यहाँ पे हो जाएगा 100 मीटर, दिस इज इक्वल टू 0.1 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू भर देते हैं 1/2 के, और यहाँ पे जाएगा 0.1 का स्क्वायर इक्वल टू 5। दिस इम्प्लाइज, अभी यहाँ पे 2 इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो k इज इक्वल टू 5 टू द 10, और ये डिवाइड बाई हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे दिस इज इक्वल टू 0.1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 10 ओवर 0.1 मल्टीप्लाई 0.1, पॉइंट हटा के 10 ऊपर 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा तो k इज इक्वल टू इसका आ जाएगा 1000 न्यूटन मीटर इनवर्स। अभी हम निकालेंगे फाइनल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जब हम उसको फर्दर 10 सेंटीमीटर और स्ट्रेच करेंगे तो 10 10 कितना बन गया 20, तो एक्सटेंशन कितना आ गया 0.2 मीटर, मीटर में चेंज कर लेंगे ना, तो हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू हाफ के की वैल्यू हमारे पास है कितनी है 1000, एक्स स्क्वायर आता है तो एक्स हमारे पास कितना है यहाँ पे अभी 0.2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 500, तो 500 मल्टीप्लाई 0.2 0.2 2 2 4 5 द 20, और 2 के बाद पॉइंट लगेगा तो ये हमारे पास बन जाएगा 20 जूल। तो हमारे पास सो वर्क डन अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनल कितनी आ रही है 20 जूल, और इनिशियल आ रही है हमारे पास 5 जूल है, तो ये कितना बन जाएगा 15 जूल इज द आंसर। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन 15 जूल। क्वेश्चन नंबर 19, इफ k is the kinetic energy of a projectile fired at an angle 45 degree, then what is its kinetic energy at highest position? A option k over 2, B option k by 4, C option k, D option 2k। क्वेश्चन में गिवन है कि एक प्रोजेक्टाइल है उसको हम फायर करते हैं 45 डिग्री के साथ, मतलब हमने उसको हॉरिजेंटल से फायर किया और वो हॉरिजेंटल के साथ कितना एंगल बना रहा है 45 के साथ 45 डिग्री। अगर के उस प्रोजेक्टाइल की काइनेटिक एनर्जी है देन तब हमने फाइंड आउट करना है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी उसके हाईएस्ट पोजीशन के ऊपर, जब वो
मैक्सिमम हाइट गेन करेगा। एक्सप्लेनेशन, वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इक्वल टू हाफ एम वी कॉस थीटा का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और क्वेश्चन में थीटा कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, तो यहाँ पे हम वैल्यू भर देंगे हाफ एम वी स्क्वायर कॉस 45 डिग्री का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर, और जो हमारे पास कॉस 45 डिग्री होता है वो होता है 1/√2, तो यहाँ पे वैल्यू भर देंगे 1/√2 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, और स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, आ जाएगा 1/2। और जो हाफ एम बी स्क्वायर ये क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी के लिए हम ओनली के लिखेंगे, के दिया हुआ है, तो ये जाएगा इसकी जगह क्या जाएगा हमारे पास के, तो k/2। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, k/2। Question number 20. The potential energy of a long spring when stretched by 2 cm is U. If the spring is stretched by 8 cm, the potential energy stored in it is A option 16U, B option 8U, C option 4U, D option U/4। इस क्वेश्चन में गिवन है एक लॉन्ग स्प्रिंग है, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है जब हम उसको 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच करते हैं तो वो कितनी आ रही है, U आ रही है। अगर हम उस स्प्रिंग को 8 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच कर देते हैं तो उस स्प्रिंग में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, मतलब कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, वो हमने निकाल लिया है। सो लेट अस सी हाउ वी कैन फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी stored in a spring in this case. Explanation, we know that potential energy in case of a spring is given by half kx square। जो फर्स्ट कंडीशन है वहाँ पे हम जो स्प्रिंग है उसको स्ट्रेच करते हैं, मतलब कितने 2 सेंटीमीटर के साथ, और जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी आती है वो आती है U। तो इन दैट केस U इज इक्वल टू, जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ के, और x की जगह आएगा 2, दिस इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4/2 के, दिस इज इक्वल टू 2 to the 4, ये बन जाएगा हमारे पास 2k। U इज इक्वल टू 2k हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज, थोड़ा इसको रीरेज कर देते हैं, तो k की वैल्यू क्या जाएगी U/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद फर्दर हम क्या करते हैं कि जो स्प्रिंग है उसको स्ट्रेच करते हैं 8 सेंटीमीटर तक, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, मान लो वो U' आ रही है, तो वो हमने निकालनी है। सो U' आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू हाफ के, x की जगह आ जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा, हाफ के 64, और दिस इज 32, दिस इज इक्वल टू 32k, और दिस इज इक्वल टू, अभी k की वैल्यू इक्वेशन 1 से भर देंगे U/2, तो हमारे पास बन जाएगा 13 2 मल्टीप्लाई U/2, 16 to the 32, दिस इज इक्वल टू 16U, तो U' इज इक्वल टू 16U आ जाएगा। सो इन दिस क्वेश्चन A इज द करेक्ट ऑप्शन, 16U। क्वेश्चन नंबर 21, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज इक्वल टू A ऑप्शन इम्पल्स, B मोमेंटम, C वर्क डन, D नन ऑफ दीज। क्वेश्चन में गिवन है ग्राफ दिया है किसके बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में,
और जो इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के अंडर जो एरिया आएगा वो किसके बराबर होगा, वो हमने निकालना है। जैसा कि हम जानते हैं जब हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसके अंडर जो एरिया आता है वो वर्क डन के बराबर होता है। सो इन दिस क्वेश्चन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, वर्क डन। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू द वर्क डन। क्वेश्चन नंबर 22, 1 जूल इज इक्वल टू ए ऑप्शन 10 raised to power 5 अर्ग, बी ऑप्शन 10 raised to power 6 अर्ग, सी ऑप्शन 10 raised to power 7 अर्ग, डी ऑप्शन 10 raised to power 8 अर्ग। क्वेश्चन में गिवन है कि जो 1 जूल है वो किसके बराबर होता है, 10 raised to power 5 अर्ग के बराबर होता है, या फिर 10 raised to power 6 अर्ग के बराबर होता है, या फिर 10 raised to power 7 अर्ग के बराबर होता है, या 10 raised to power 8 अर्ग के बराबर। वी नो दैट Joule is the unit of work in SI system and erg is the unit of work in CGS system। हम जानते हैं कि जो जूल जो यूनिट होते हैं वर्क के होते हैं SI सिस्टम में और CGS सिस्टम में होते हैं अर्ग। सो जूल और अर्ग के बीच में रिलेशन होता है 1 जूल इज इक्वल टू 10 raised to power 7 अर्ग के बराबर होता है। सो हेयर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 10 raised to power 7 अर्ग मीन्स there are 10 raised to power 7 erg in 1 joule। Question number 23, a light and heavy body have equal momentum, which one has greater kinetic energy? A option a light body, B option heavy body, C option both have equal kinetic energy, D option data given is incomplete। क्वेश्चन में गिवन है एक लाइट बॉडी है और दूसरी हैवी बॉडी है और उन दोनों का मोमेंटम जो है इक्वल है। तो हमने बताना है कि जो लाइट बॉडी है या हैवी बॉडी है इन दोनों में से किसकी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन में गिवन है एक लाइट बॉडी है और एक हैवी बॉडी है और बोथ दीज बॉडी हैव इक्वल मोमेंटम। इन दोनों बॉडी का जो मोमेंटम है वो इक्वल है। सो क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच हैज़ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी। एज वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² अपॉन 2m। ठीक है, since P is constant, P हमारे पास कांस्टेंट है, therefore काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। सो लाइट बॉडी का मास कम होगा इन कंपैरिजन ऑफ हैवी के। सो लाइट बॉडी हैज greater kinetic energy than heavy body, क्योंकि A is the correct option, light body। When a light body and a heavy body have equal momentum, then light body has a greater kinetic energy than that of a heavy body। Question number 24, a coolie carries 20 kilogram load on his head and travel 100 meter on a straight horizontal road. The work done by the coolie is A infinite, B option positive but not infinite, C negative, D 0। क्वेश्चन में गिवन है एक कुली जो है वो अपने सर के ऊपर 20 किलोग्राम लोड जो है उसको कैरी कर रहा है और ट्रैवल कर रहा है 100 मीटर ऑन अ स्ट्रेट हॉरिजेंटल रोड, सीधे रोड के ऊपर। द वर्क डन बाय द कुली इज, तो वर्क डन जो होगा कुली के द्वारा वो क्या होगा वो हमने फाइंड करना है।
एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन में गिवन है एक कुली जो है वो अपने हेड के ऊपर 20 kg का लोड लेके कहाँ पे मूव कर रहा है, स्ट्रेट ट्रैक के ऊपर। मतलब यहाँ पे ये आ गया स्ट्रेट ट्रैक और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ हो रहा है, जबकि फोर्स जो है वर्टिकली एक्ट कर रही है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल आ रहा है 90 डिग्री। तो जो वर्क डन होगा बाय द कुली, जो वर्क डन आएगा, वर्क डन होता है हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ एस कॉस ऑफ थीटा, दिस इज इक्वल टू एफ एस कॉस 90 डिग्री। थीटा 90 है तो कॉस 90 जो होता है वो 0 के बराबर होता है। सो एफ एस मल्टीप्लाई 0, दिस इज इक्वल टू 0। तो वर्क डन बाय द कुली व्हेन he walking on a straight road carrying a 20 kg on his head is 0. So in this question D is the correct options. When a coolie carries 20 kilo load on his head, travel on a horizontal road, then the work done by the coolie is 0. Question number 25. Two bodies of masses m and 2m have equal kinetic energies. The ratio of their linear momentum is A option 1 over root 2, B option 1 over 2, C option 1, D option 2. क्वेश्चन में गिवन है दो बॉडी है, एक का मास m है और दूसरे का 2m है, और दोनों की जो है इक्वल काइनेटिक एनर्जी है। तो उनके जो लीनियर मोमेंटम की जो रेशो होगी वो हमने निकालनी है। एक्सप्लेनेशन, वी नो दैट जो मोमेंटम होता है दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2mk। सिंस k इज कांस्टेंट, k जो कांस्टेंट है, सो p1 ओवर p2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ m1 ओवर m2 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू मास, जो फर्स्ट जो है उसका मास m है बॉडी का, दूसरी का 2m है, ओवर m के साथ m कैंसिल, दिस इज इक्वल टू रूट 1 ओवर 2, सो दिस इज इक्वल टू 1 ओवर रूट 2। सो रेशो हो जाएगी उनके मोमेंटम की, अगर मासिस m और 2m है दोनों बॉडी की, वो किसका आ जाएगी 1 ओवर रूट 2। So in this question A is the correct option, 1 over root 2. Question number 26. A force does maximum work on an object. The angle between the force and displacement is A option 0 degree, B option 30 degree, C option 60 degree, D option 90 degree. क्वेश्चन में गिवन है एक फोर्स जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैक्सिमम वर्क कर रही है। तो इन दैट सिचुएशन जो एंगल बनेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा या 30 डिग्री होगा या 60 डिग्री होगा या 90 डिग्री होगा। एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन में गिवन है फोर्स के द्वारा जो वर्क डन हो रहा है वो हमारे पास किस तरह से आ रहा है, मैक्सिमम। तो जो एंगल होगा किसके बीच में, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में, डिस्प्लेसमेंट को मान लो मैंने एस के साथ लिखा, वो हमने निकालना है। तो वी नो दैट वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ एस कॉस ऑफ थीटा। और जो वर्क डन मैक्सिमम कब होगा, जब आपके पास व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ पे जाएगा एफ एस कॉस ऑफ 0, और कॉस 0 डिग्री होता है 1 के बराबर, दिस इज इक्वल टू एफ एस। डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस, मतलब वर्क डन किस तरह से हुआ, मैक्सिमम। मीन्स जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही एक डायरेक्शन में लाई करेंगे। ए ऑप्शन 0 डिग्री। अ फोर्स डज मैक्सिमम वर्क on an object, the angle
between the force and displacement vector is 0 degree. Question number 27. The momentum of a body is increased by 25%. The kinetic energy is increased by a what? A option 5%, B option 25%, C option 38%, D option 56%, E option 65%. क्वेश्चन में गिवन है कोई बॉडी है, अगर हम उसके मोमेंटम को इंक्रीज करते हैं 25% के साथ, तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी उसमें कितना इंक्रीज आएगा वो हमने फाइंड आउट करना है. एक्सप्लेनेशन. वी नो दैट increase in kinetic energy equal to 100 plus n over 100 का स्क्वायर minus 1 multiply 100. So this is equal to 100 plus और n जो है हमारे पास आ रहा है 25 है ओवर 100 का स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई 100. दिस इज इक्वल टू 125 ओवर 100 का स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई 100. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 56%. डी इज द करेक्ट ऑप्शन, 56%. If the momentum of a body is increased by 25%, then the kinetic energy is increased by 56%. Question number 28. The height of the dam in an hydroelectric power station is 10 meter. In order to generate 1 megawatt of electric power, the mass of water in kg that must fall per second on the blades of the turbine is A option 10 raised to power 6, B option 10 raised to power 5, C option 10 raised to power 4, D option 10 raised to power 3 and E option is 10 raised to power 2. Explanation. क्वेश्चन में गिवन है एक डैम है और डैम की हाइट 10 मीटर है और उस हाइट से पानी को गिराया जाता है और नीचे टरबाइन लगी है जिससे कि ब्लेड जो है टरबाइन के वो रोटेट करते हैं और उसके कारण जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कितनी जनरेट होती है 1 मेगावाट. तो इस क्वेश्चन में हमने निकालना है मास ऑफ द वाटर दैट मस्ट फॉल पर सेकंड ऑन द ब्लेड्स ऑफ द टरबाइन. जो वाटर जो गिर रहा है टरबाइन के ऊपर उसका मास पर यूनिट टाइम, मतलब एक सेकंड में कितना वाटर गिर रहा है, मतलब मास पर सेकंड निकालना है टरबाइन के ब्लेड के ऊपर. तो हम जानते हैं पावर किसके बराबर होती है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम और एनर्जी हो जाएगी mgh, टाइम के लिए टी लिख दिया. सो पावर इज इक्वल टू mgh ओवर टी. हमने निकाला है मास पर यूनिट टाइम. दिस इज इक्वल टू, थोड़ा रिवीजन कर देंगे इस साइड, ये पावर ओवर gh डिवाइड बाई हो जाएगा. तो पावर कितनी दी हुई है हमारे पास 1 मेगावाट. तो कितना बन जाएगा 10 रेज टू पावर वाट के बराबर. ओवर जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, एच भी 10 ले ली. सो दिस इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 4 किलोग्राम. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. 10 रेज टू पावर 4 किलोग्राम ऑफ वाटर falls per second on the blade of the turbine. Question number 29. Which of the following is not the unit of energy? A option joule, B option kilowatt hours, C option इलेक्ट्रॉन वोल्ट, D watt. हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है और उन चारों में से एक ऑप्शन इस तरह से है जो कि
यूनिट नहीं है एनर्जी के, वो हमने फाइंड आउट करनी है. As we know that joules is the unit of energy, also kilowatt hour is a unit of energy, electron volt is also a unit of energy. What is the unit of power? So in this question, D is the correct option. Watt, which is not a unit of energy. Question number 30. Dimension formula for work is A option mlt minus 2, B option ml2 t minus 2, C option ml2 t minus 1, D option ml2 t. इस क्वेश्चन में हमने वर्क के लिए डायमेंशन फार्मूला निकालना है. जैसा कि हम जानते हैं जो वर्क जो होता है इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और जो फोर्स के लिए डायमेंशन फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास ml(t - 2) मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ द केस ऑफ लेंथ, तो वो आ जाएगा L, तो हमारे पास बन जाएगा ml(2t - 2). सो वर्क के लिए डायमेंशन फार्मूला होगा ml(2t - 2). सो हेयर इन दिस क्वेश्चन B इज द करेक्ट ऑप्शन. द डायमेंशन फार्मूला फॉर वर्क इज ml(2t - 2).